से कितने लोग पलायन करके बड़े बड़े शहर में जाते हैं? हाथ उठाओ। किसी को बिहार में रोजगार मिल रहा है? मैंने आपके अतीत की बात की कि कैसे आपने संघर्ष करवाया, कैसे आपने इस देश की नींव डाली, लेकिन मैं ये भी बता देती हूँ, आज भी इस देश की नींव बनाने वाले आप हैं। आज भी इस देश का निर्माण करने वाले आप हैं। केरल से लेकर कन्याकुमारी तक बिहार का युवा जाता है नौकरी ढूंढने के लिए, और मेहनत से, ईमानदारी से, अपने खून पसीने से इस देश को बनाता है। आपको बाहर जाना पड़ता है, पलायन करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ आपको कुछ मिल नहीं रहा है। अपने परिवारों को छोड़कर एक छोटे से कमरे में किसी बड़े शहर में जहाँ कोई अपना नहीं है, वहाँ 4-5 और युवाओं के साथ आपको रहना पड़ता है। दिन रात संघर्ष करते हो, कोई टाइमिंग नहीं, कोई ठीक तरह से आपको वेतन नहीं दे रहा है, कोई अच्छा रोजगार नहीं मिल रहा है, फिर भी आप करते हो। फिर भी आप अपने परिवारों को सिर्फ त्योहारों के समय जब छुट्टी मिलती है तब मिलते हो, तब घर आ पाते हो। यहाँ खेती करते थे, खेती से कमाई होती थी, आज खेती से कमाई नहीं है। आज खेती करो, धूप में संघर्ष करो, सब कुछ महंगा हो गया है, सब सारा खेती का सामान महंगा है, उपज का दाम नहीं मिलता है, समर्थन मूल्य नहीं मिलता, न्यूनतम समर्थन मूल्य। खेती करते हो, कुछ मिलता ही नहीं, कमा नहीं पाते। और उधर जितने भी बड़े बड़े उद्योग हैं, जिससे पहले नौकरियां मिलती थी, जिसमें लोग मरते थे उन नौकरियों के लिए, सब लोग चाहते थे कि हमें सरकारी रोजगार चाहिए। क्यों? यहाँ बुजुर्ग बैठे बताएंगे, क्योंकि उससे सुरक्षा मिलती थी, पेंशन मिलता था, ऐसे लगता था कि अब नौकरी लग गई है, जीवन भर हम ठीक होंगे, हमें अब चिंता की जरूरत नहीं होगी। आज की परिस्थिति क्या है बहनों और भाइयों? किसी का परिचय देने की आवश्यकता नहीं है, आप सबको पहचानते हैं, कोई भी परिचय का मोहताज नहीं है। ज्यादा विलंब नहीं करते हुए मैं कांग्रेस के माननीय अध्यक्ष और राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से आग्रह करूंगा कि वो अपनी प्रेस वार्ता प्रारंभ करें। सभी को मेरा नमस्कार। मंच पे बैठे हुए हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी श्री के.सी. वेणुगोपाल जी और सीनियर लीडर्स अशोक गहलोत जी, भूपेश बघेल जी, आदिर रंजन चौधरी जी, कृष्णा आलूर जी, प्रमोद तिवारी जी, अखिलेश प्रसाद जी, नासिर हुसैन जी, सीनियर लीडर श्री तारिक अनवर साहब और मदन मोहन झा जी। सभी मंच पे बैठे हुए नेताओं को तो आप जानते हैं, लेकिन मैंने फिर एक बार सबका नाम लेकर संबोधित किया और खास करके इस चुनाव में आप सभी यहाँ पर आए हैं, पटना में उपस्थित हैं। आपको संबोधित करने के लिए मैं हमारे पार्टी के नेताओं से रिक्वेस्ट की थी, तो थोड़ी 10 मिनट देरी हो गई, इसलिए मैं आपका क्षमा चाहता हूँ और चंद बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ चुनाव के बारे में।
आज यहाँ जेडीयू और बीजेपी की सरकार है। 11 साल से मोदी जी केंद्र में अपनी सरकार चला रहे और जेडीयू के नेता वो भी यहाँ पर 20 साल से अपनी हुकूमत चला रहे हैं। लेकिन ये लोग 20 साल से यहाँ पर हुकूमत में रहते हुए और 11 साल से केंद्र में रहते हुए अभी भी ये बात करते हैं पुरानी, कभी जंगल राज की बात करते हैं, कभी हमारे पुराने लीडर्स जवाहरलाल नेहरू जी की बात करते हैं, इंदिरा गांधी की बात करते हैं और हमारे जो लीडर्स इस देश के लिए अपनी कुर्बानी दी उनके ऊपर भी टीका टिप्पणी करते रहते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि मोदी साहब क्या फिर एक बार पार्लियामेंट चुनाव की भाषा करते हैं? क्या बिहार के बारे में कुछ देने के लिए और यहाँ पर कुछ करने के लिए, कुछ डेवलपमेंट के लिए, कुछ एम्प्लॉयमेंट के लिए, कुछ महंगाई के बारे में, शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, घर के बारे में और एमएसपी के बारे में ये बात करते मैं समझा था। लेकिन उन्होंने हर कॉरपोरेशन इलेक्शन से लेकर एमएलए के इलेक्शन और पार्लियामेंट इलेक्शन, बाई इलेक्शन में ये बातें बोलते रहते हैं। अरे आप इस देश के प्रधानमंत्री हो, इस देश को चलाने वाले हर जगह जाके सिर्फ कांग्रेस को गालियां देना, टीका टिप्पणी करना, यही काम नहीं आपका। आप बताइए देश को रहा एम्प्लॉयमेंट कैसा जनरेट होता है, इन्वेस्टमेंट कैसी आती है बिहार में, और स्कूल कॉलेजेस में अच्छी पढ़ाई, नौकरी, अच्छे शिक्षक, प्राइमरी स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक आप दे सकेंगे, इसकी बात करो। बच्चों को अच्छा खाना नहीं मिलता और 70% बच्चे कुपोषण से आज पीड़ित हैं, उनकी बात करो। लेकिन वो ऊपर उठना नहीं चाहते और वो जहाँ के वहाँ रह के सिर्फ, मैं देखा टीवी पे, आप तो देखते ही है क्योंकि उनको अगर ज्यादा आप नहीं बताएंगे तो टीवी भी जरा बंद होती है, क्योंकि एक मजबूरी है मालिक की, आपकी नहीं। मालिक की मजबूरी है, अगर ज्यादा नहीं दिखा है, ज्यादा काउंटर करने के बाद भी अगर उनके शब्द नहीं आए हैं तो नेचुरली वो सबको डराते धमकाते, एडवर्टाइजमेंट बंद कराते हैं और उनके कोई और काम भी है तो उसको भी रोक देते हैं।
तो इसीलिए मैं मोदी के बारे में ये बोलना पड़ा। अगर वो सिर्फ बिहार के चुनाव के बारे में अगर बोलते थे, मैं वही बातें बोलता था। अब वो पुरानी अपनी बात भूल गए, कांग्रेस की बातें ही करते हैं। अभी डिमोनेटाइजेशन भूल गए, काला धन लाने का भूल गए, 2 करोड़ नौकरी देने का भूल गए, एमएसपी भूल गए। ये सब झूठे वायदे उन्होंने पहले जो किए थे उसको ही वो कर नहीं पाए। और आज फिर मैं पेपर में भी पढ़ा, कल वो भाषण में भी बोले हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे। अरे बाबा, 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने का वायदा नहीं आपने पूरा नहीं किया। 11 साल प्राइम मिनिस्टर रहे, 20 साल नीतीश साहब रहे, आप दोनों मिलके यहाँ पर हुकूमत किए, आपको देने का नहीं हुआ, फिर आप झूठा वायदा करते हो। इसीलिए मैं बहुत बार बोला हूं, फिर बोलना नहीं चाहता कि हमेशा कि ये मोदी साहब झूठों के सरदार हैं। तो ये झूठों के सरदार हर जगह जाके झूठ बातें बोल के वोट खींचने का वो सोचते हैं। तो लोग आज विचार कर रहे हैं। पहले भी इन्होंने वैसा ही किया था पार्लियामेंट इलेक्शन में। अब की बार क्या 400 पार, और यहां भी अभी वही बोल रहे हैं कि अब की बार 175 क्या 2/3 लाएंगे। अरे बाबा, जिस वक्त तुम खुद प्रधानमंत्री थे उस वक्त प्रचार करे तुम्हारे लिए ही मामूली मेजॉरिटी नहीं मिली, अब 2/3 कहां लाने वाले हो। तो ये हमेशा मोदी जी ये बातें कर रहे हैं और एक बिहार का बेहाल उन्होंने किया है, स्कूल को बर्बाद किए हैं, स्कूल में हमारे टीचर्स नहीं हैं और नौकरियां नहीं है। तो आज सारे देश में, इसलिए बोलना पड़ रहा मुझे कि 50 लाख नौकरियां खाली है। वो विश्वविद्यालय में, पुलिस में, सेंट्रल पुलिस में और रेलवे में और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खाते में। वो तो भर्ती करो जो उनके हाथ में है, वो खुद ही रिक्रूट नहीं कर रहे हैं और यहां 1 करोड़ की बात कर रहे हैं। तो इसीलिए ऐसे झूठे कहने वाले, बोलने वाले को इस बार लोग सबक सिखाएंगे। और बिहार पॉलिटिकली कॉन्शियस स्टेट है। ये हो सकता है यहाँ गरीबी है, हो सकता है यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट है, हो सकता है यहाँ पर पॉवर्टी बहुत है, लेकिन पॉलिटिकली सभी लोग बहुत होशियार है। वोट कब देना, कैसा देना, किसको देना, ये सब जानते हैं। और 10 लाख कितना 10,000 सॉरी, नीतीश जी ने 10,000 रुपए महिलाओं के
खाते में डाले। डालने से मुझे वोट मिल रहा है ये समझ रहे हैं। अरे भाई, बिहार के लोग कितने होशियार है, तुम 10,000 तो छोड़ो, 10 लाख भी डालेंगे तो वो सोच के वोट डालेंगे। ऐसा नहीं है कि, और महिलाओं को 10,000 देने का अभी इनके दिमाग में आया, क्या 20 साल इनके दिमाग में नहीं आया? और 11 साल हमारे मोदी साहब के दिमाग में नहीं आया? तो ये सब चुनावी घोषणाएं हैं। चुनाव में कभी भी कहीं भी जाते हैं तो बार बार वही भाषण करते हैं और लोगों को वो दूर से संबोधित करते हैं और नजदीक से कभी वो बात नहीं करते, दूर से संबोधित करते हैं। जैसा दूरदर्शन हम बोलते हैं ना, दूरदर्शन का हमेशा दूर से ही दर्शन होता है, बहुत नजदीक से नहीं। वैसा मोदी जी का है। तो आज मोदी जी और हमारे उनके दोस्त नीतीश जी ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं, एक। और दूसरी चीज मुझे समझ में नहीं आ रहा, कल यहां पर एक रैली हो गई, रोड शो, हाँ हो गए। मैं बहुत से फोटो उनके देखा तो ऐसे मजबूत फोटो लगाए हैं, पूरे कटआउट के टाइप, ऐसा जो रहता है ऐसे इसके करके पूरा उनका ही हर जगह ऐसा ठहरा हुआ करा हुआ। नीतीश का नहीं देखा उनके साथ। और जब वो रैली में भी नीतीश साहब कहाँ थे, नहीं दिखे। तो जो एनडीए की सरकार बनाने वाले ये को गायब भी कर दिए, यहां तक गायब कर दिया कि उनको चीफ मिनिस्टर बनाने का नाम भी नहीं लेते। तो इतना चल रहा है, इसके बाद क्या होगा चुनाव के बाद मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन ये मोदी साहब तो एक चाल चल रहे हैं कि नीतीश को डुबाना। तो नीतीश तो समझ रहे हैं कि मैं 9 बार चीफ मिनिस्टर का शपथ विधि किया हूं और इस बार भी लूंगा। अरे भाई, आप 100 बार शपथ विधि भी किए तो भी आप रत्ती भर बिहार का उद्धार नहीं किए और सिर्फ दूसरों को ही बोलते रहे। कभी बोले ये जंगल, फिर जंगल राज था तो गए क्यों भाई? नीतीश साहब, आप खुद मानते हैं 2-2 बार साथ में रह के गालियां देते फिरते हैं। तो ये ऐसा इनका बिहार में एक बहुत बड़ा साजिश चल रहा है। अब कब क्या किस वक्त ये लोग अपना जलवा दिखाते हैं मालूम नहीं। और उनकी भी इलेक्शन मैनिफेस्टो परसों हुई, शायद मैं पेपर में पढ़ा कि उसमें बहुत सी बातें उन्होंने बोली, लेकिन वो 2 मिनट भी नहीं रुक पाए यहाँ पर, ऐसा सुना। 36 सेकेंड मात्र बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसके लिए आगे वो 2 मिनट भी रुक नहीं सके। ये इंस्टेंट कॉपी के जैसा उन्होंने काम किया कि वो कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है और सुनने के लिए भी टाइम नहीं है।
चौथी बात यह है, उनके सारे वादे दिखावटी है और बिहार के युवाओं को सिर्फ दिशाभूल कर रहे हैं और युवाओं को सिर्फ मजदूरी करने का वो हमेशा वायदा का कभी बोलते हैं कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करूंगा। क्या करेंगे? पहले तो बोले 2-3 साल पहले पकोड़ा करो, क्या पकोड़ा तलो, हाँ तलो, पकोड़ा तलो, वो एक नौकरी है। अब बोल रहे हैं रील छोड़ो, है? हाँ क्या रील बनाओ और वही देखते रहो दिन भर रील, खाना भी मत खाओ, कुछ भी नहीं, रील देखते रहो। अरे ऐसी चीजें बोलते हैं। एक प्राइम मिनिस्टर ठोस कदम उठाना चाहिए और आप लोगों को ये बताना चाहिए आगे क्या करने वाले। जैसा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आजादी के बाद बहुत से ठोस काम बताए, पब्लिक सेक्टर करे, इरिगेशन के करे, दूध का करे, हरी क्रांति करे। अरे ऐसे काम करके दिखाने के बजाय पकोड़ा भुनो, तुम रील छोड़ो, ड्रामे में काम करो। अरे है तो हीरो छोड़ दे थोड़ी तुम ड्रामे में काम करने के लिए। तो ये ऐसी बातें एक प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं तो ये मजाक है। शायद वो सीरियसनेस, युवाओं के लिए सीरियसनेसली सोच रहे नहीं। और एक ये आप सभी को मालूम है, मैं भी रेलवे मिनिस्टर था, मेरे को भी थोड़ा सा अनुभव है। मैं कम से कम पॉलिटिक्स में अब 55 साल से एमएलए, एमपी, मिनिस्टर इसके नाते काम कर रहा हूँ। छोटा अनुभव है मेरे को भी, लेकिन मैं कभी नहीं सोचा अपने लोगों के लिए कुछ काम करना। इन्होंने अब छठ पूजा आती है, लोग धड़ाधड़ आते हैं बेंगलुरु से, इधर से, चेन्नई से, बॉम्बे से, रेलवे स्टेशन पे गिरते हैं, मरते हैं। स्पेशल ट्रेन छुड़वाने की आपकी ताकत नहीं है। और दिवाली में भी वही होती है हालत। और मैं खुद इसका अनुभव करता हूं कि बेंगलोर में बहुत से हमारे दोस्त और बहुत से कामगार वहां काम के लिए आते हैं और उनके बारे में भी आप कभी सोचते नहीं। और मैं और एक पूछना चाहता हूं, ये डबल इंजन की सरकार है, वो ही कहते हैं, हम तो नहीं कहे। और एक बार शाह जी ने कहा, शाह कि ट्रिपल इंजन की सरकार महाराष्ट्र में आएगी बोली, क्योंकि लोकसभा और एमएलए, उसके बाद पंचायत के इलेक्शन, कॉर्पोरेशन के इलेक्शन चलने वाले हैं। तो उसने बोल दिया कि शाह ने ट्रिपल इंजन की सरकार। अब कितने इंजन लगाएंगे एक रेल को ढकलने के लिए? तो ऐसी बातें, ऐसी जुमले करके ये लोगों को लुभा रहे हैं और ये झूठ भी बोलने का उतना ही है। तीसरा बात चौथा मैं ये कहूंगा, देखो देश में सामाजिक न्याय मिलना चाहिए और सामाजिक न्याय के लिए हम सब लोग एक होकर लड़ना चाहिए। इसीलिए तो हम महागठबंधन एक होकर लड़ रहे हैं। आज लालू प्रसाद जी
जहाँ के बहुत बड़े नेता हैं और तेजस्वी युवा नेता है। राहुल जी तो सतत देश भर फिर रहे हैं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक उन्होंने फिरा, उसके बाद मणिपुर से लेकर मुंबई तक हर जगह उन्होंने कहा और हर एरिया में, हर इस क्षेत्र में उन्होंने गया। तो वो भी इतनी मेहनत कर रहे हैं कि एक स्वाभिमानी सरकार लाने के लिए और एक गौरवपूर्ण हुकूमत लाने के लिए। लेकिन आज मोदी जी इसकी तरफ ध्यान नहीं देते, वो टीका करते ही रहते हैं, खासकर राहुल गांधी जी को और हमारे पार्टी के नेताओं को हमेशा टीका करते हैं, उनकी आदत है। फिर एक हमारे कन्नड़ी में बोलते हैं ये बाई चटा था, जबान का क्या बोलते हैं, बाई चटा बोले तो एक को आदत रहती है, अब वो मूंगफली सामने है तो खाते ही रहते। तो वैसा इनको बगैर बोले इनको कोई उनकी आदत है। तो इसीलिए मैं यहाँ के बहू बेटियों को सुरक्षित रखना, विद्या का विकास होना, नौकरी मिलना, स्त्रियों की इज्जत बचना, बुजुर्ग लोगों को एक मर्यादा मिलना, ये सब अगर होना है तो महागठबंधन को चुन के लाना, यही मेरी विनती है। इसीलिए मैं आज आपके सामने अपनी बात रखने आया हूँ। और ये हमेशा गालियां, हमको गालियां देने से आप आगे बढ़ने वाले नहीं हैं। तुम क्या करने वाले कहने से, करने से बढ़, लेकिन हम माने के बाद ये जरूर करेंगे जो हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो में हमने कहा है। हाँ, हम जो कहा है वो करके दिखाएंगे। हम हर परिवार को एक सदस्य को रोजगार देने का वायदा किए हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे। उसके बाद महिलाओं को 2500 प्रति माह देने का वायदा, उसको 3000 रुपए, 30,000 वार्षिक बनाते हैं। अब आपको मालूम है कि कर्नाटक में हम वो दे रहे हैं, अभी ऑलरेडी 24,000 वहां पर मिल रहा है साल को। उसी तरह 200 यूनिट बिजली ये कर्नाटक में हमने दिया है, यहाँ भी देंगे। 25 लाख तक की मुफ्त स्वास्थ्य बीमा योजना जो हमने पहले हमारे पार्टी की ओर से राजस्थान में, राजस्थान में हमने लागू की थी, वही स्कीम यहाँ पर भी हम लागू करेंगे। ये कोई इसमें असाध्य नहीं है, साध्य है, करके दिखाए हैं गहलोत साहब, हम भी करके दिखाए वहां पर। वही बात तेलंगाना में भी करके दिखाए। तो हम जो कहते हैं वो करते हैं और करके रहेंगे। और दूसरी चीज मनरेगा, इसको 300 रुपए हर दिन बनाने का हमने घोषणा की है। ये मनरेगा की मजदूरी 300 करेंगे। फिर उसकी और एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मनरेगा का बजट, हमारे गरीबों की बात करने वाले मोदी साहब पैसे रिलीज ही नहीं करते, बजट में तो ज्यादा रखते हैं, लेकिन रिलीज जब करते हैं वो कम करते हैं। तो 100 दिन का नौकरी का जो वायदा है वो पूरा नहीं होता। जब ये पूरा नहीं होता तो हम यही समझना चाहिए कि मोदी साहब गरीबों के लिए दूर है, गरीबों से दूर है। सिर्फ भाषण करना, एक
उनका आदत है, वो करते रहते हैं, लेकिन काम नहीं। फिर उसके बाद आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा करने का वादा हमारा है, हम करेंगे। ये बात हमने कर्नाटक में की है, ये बात हम तेलंगाना में की है, ये बात हर जगह हम कर रहे हैं और उसके तहत हम आगे बढ़ेंगे। फिर ओबीसी के लिए पंचायत में आरक्षण 20% से बढ़ाकर 30% और एससी के लिए 16 से बढ़ाकर 20% किया जाएगा। ये सब हमारे वायदे सच है और हम वायदे जो करते हैं, मैं अभी कहा कि वो निभाते भी हैं। उसके अलावा हम ये भी कोशिश करेंगे पलायन मुक्त बिहार का निर्माण और युवाओं के लिए फॉर्म शुल्क खत्म, परीक्षा तक मुक्त यात्रा और बिहार के युवाओं का भविष्य संवारेंगे, उन्हें तरक्की के नए मौके देंगे और महिलाओं को स्वावलंबी बनाएंगे और बिहार को दोबारा उसका गौरव लौटाने की पूरी हम कोशिश करेंगे। इसीलिए मैं आपसे विनती करूंगा, ये जो अपील हम कर रहे हैं इसको आपका ऑपरेशन होना चाहिए। आप इसको ठंडे दिल से सोच के जरा इसको प्रोत्साहन दिए तो बिहार का भी, बिहार के युवा, स्त्री, पुरुष सबका भला हो जाए। थैंक यू। इससे ज्यादा एक सेकंड पीटीआई से प्रकाश जी, सबको मौका मिलेगा। अभी कर रहे हैं। सर हाँ पूछिए। प्रधानमंत्री ने और एक स्टेटमेंट अभी दिया रिसेंटली कैंपेनिंग के दौरान कि लालू जी ने कौन सा पाप किया है कि तेजस्वी ने उनका फोटो पोस्टर से हटा दिया। सर और एक दूसरा छोटा सा सवाल है। एक सवाल पे लिमिट रखिए प्लीज। क्या है फोटो? सर जेडीयू के लीडर लल्लन सिंह ने अभी स्टेटमेंट दिया कि अनंत सिंह जो कि अरेस्टेड मींस एक्यूज्ड है, मर्डर एक्यूज्ड, उनका ये पॉलिटिकल कंस्पिरेसी था और पिछले बार से ज्यादा मतों से इस बार जीतेंगे वो। पकड़े गए आनंद सिंह ने के बारे में बात कर रहे हैं। आनंद सिंह पहले अरेस्ट हुए हैं, मर्डर केस हुआ है और ज़्यादा वोटों से जीतेंगे ऐसा उनका क्लेम। दिस इज द क्लेम। ओके चलो, लोकल इश्यू का कुछ बोलना बोल दीजिए। एएनआई से अमन जी। सर, प्रधानमंत्री मोदी ने अभी कहा है कि कांग्रेस भली भांति जानती है कि आरजेडी इस बार बड़े मार्जिन से हारने वाली है और जब आरजेडी हारेगी तो कांग्रेस उसके वोट बैंक पे कब्जा कर लेगी और एक दूसरे को ही गालियां देगी। हाँ, ये देखिए मोदी जी ऐसा ही कहते हैं। अब उनकी गवर्नमेंट खुद की गवर्नमेंट है। आज जो हुकूमत वो कर रहे हैं अपने बलबूते पे कर रहे हैं। अरे ये ऐसे ही बोले 400 लाएंगे बोल के, अब दूसरे को ऐसा ही बोलेंगे उनका वोट छीन लेंगे। इन्होंने तो सबकी वोट छीनने की कोशिश की है। किसी को ईडी लगाया, किसी को सीबीआई लगाया, किसी को आईटी लगाया, किसी को विजिलेंस लगाया। ये सबको सताने वाले, सबको अंदर जेल में डाल के उनको हरासमेंट करके ये अपनी हुकूमत को मजबूत करने वाले हैं और बहुत से स्टेटों में मोड़ तोड़ के जोड़ के सरकार उन्होंने बनाई है और ये क्या करेंगे। आईएएनएस से अभिषेक।
प्रधानमंत्री ने सर कहा है कि महागठबंधन में राजद ने बंद कमरे में कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा लगाकर सीएम फेस की चोरी कर ली है। अरे वहां वो होते मौजूद, कानपट्टी पे जब कांग्रेस ने लगाया, कांग्रेस को लगाया, तो वो शायद वहां आरजेडी के साथ बात करने गए थे शायद। हाँ, ये बोलने की बात है। कोई कांग्रेस को डराता नहीं, कांग्रेस कभी डरती नहीं, समान के साथ, दोस्ती के साथ, सबके साथ अच्छा है। ये हमारा महागठबंधन है। महागठबंधन में एक दूसरे से प्रेम के साथ रहते हैं, एक दूसरे को उनके पास कैसे झगड़े होते हैं बाहर नहीं आते। हमारे पास वैसा नहीं है। डेमोक्रेसी में बातें भी होते हैं, एक दूसरे का विवाद भी होता है, फिर दोस्ती भी होती है। शीजान निजामी, टाइम्स ऑफ इंडिया। Sir, I just want to ask कि तेजस्वी will be the CM, this has been declared, और एक डिप्टी CM जो है वो VIP से होंगे, that has also been declared. What about the next डिप्टी CM? क्योंकि 2 डिप्टी CM की बात हो रही है, तो क्या कांग्रेस उसकी डिमांड करेगी या it will again go in the RJD's kitty? देखिए, एक उन्होंने अनाउंस किया, बाकी का सरकार चलाने के लिए जो चीजें करना है चुनाव के बाद हम करेंगे। 1 हो 2 हो, कुछ ये चीजें बाद में होती है। अब पहला तो ये डिक्लेयर हुआ है, लेकिन बाकी के चुनाव के बाद हम लोग उसको फैसला करेंगे। हिंदी हिंदुस्तान, पंकज। मेरा सवाल है कि 2.25 करोड़ परिवार को नौकरी कैसे देंगे सत्ता में आएंगे तो? और दूसरा सवाल ये है कि पीयूष गोयल कह रहे हैं कि बिहार से पलायन रुक गया है, दूसरे राज्यों में मजदूरों की कमी होने लगी है। ये 2 सवाल पे आप ही देखिए कि यहाँ मजदूरों की कमी है, यहाँ पर जो पलायन हो रहे हैं उनको नौकरियां हैं। अरे बेंगलोर, चेन्नई, मुंबई, अहमदाबाद, हर शहर जाओ, इवन जम्मू कश्मीर जाओ, हर जगह बिहार के लोग आपको मिलेंगे। तो ये लोगों को पलायन करने के लिए मोदी और हमारे नीतीश जी कारण करता है, और ये मजदूर रखना चाहते उन्होंने, जैसा कि कोई परसों लिखा था लेबर, वो वैसा ही लेबर रखने के लिए और मनुस्मृति में जो पद्धति है उस पद्धति के अनुसार ही आगे चलेगा, ऐसा लेबर कोड में वो लिखा गया था। एक आर्टिकल मैंने पढ़ा, आप भी पढ़े होंगे, तो हिंदू में देखा, टेलीग्राफ में देखा, दूसरे पेपर में देखा, ट्रिब्यूनल में देखा, बहुत से देखा। तो ये जो कहते हैं सब झूठ। हम बताएंगे ना कहाँ करना, कैसा करना। अब बहुत से नौकरियां हैं, पहले 1 करोड़ तो तुम्हारे पास ही है, और हमारे पास कम से कम हमको यहाँ बिहार में 8-10 लाख तो आप ही के नौकरी मिलेंगे हमको। फिर उसके बाद में हम बहुत से उन्नयन करेंगे, स्किल डेवलपमेंट बनाएंगे, दूसरे चीजें। अगर कोई चाहता है, कोई दिल करता है कि किस ढंग से नौकरी दिलाना, वो जरूर दिलाता है। मैं एक उदाहरण आपको बोलता हूं। मैं जब लेबर मिनिस्टर था, मेरे पास वो पंजाब के जो सीनियर लीडर अकाली दल के बादल